नमस्कार। मैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह राठौड़, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा करते आ रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही विचारधाराओं के जो नेता थे वो इस आंदोलन को आगे प्रगति दे रहे थे। इसी बीच में विश्व पटल पर पूरे विश्व में दो गुट बन जाते हैं और उन दोनों गुटों के बीच में भयंकर तरीके की स्थितियां पैदा होती है। एक शीत युद्ध सा माहौल पैदा होता है और उसके बाद में ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर इन दो धड़ों के बीच में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा देते हैं। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1919 तक ये युद्ध चला। तो 1914 से 1919 तक का जो समय है वो प्रथम विश्व युद्ध का समय माना जाता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन इस समय में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था और ब्रिटेन पर भारी दबाव था कि कैसे भी करके जो भारत है उस भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करने का प्रयास किया जाए। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में भी कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी नई पॉलिसियाँ लेके आए जिससे जो भारतीय है उनको समर्थन मिल सके। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के मन में भी यही विचार था कि युद्ध की समाप्ति के बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भारत के पक्ष में लिए जाएंगे। इसी उम्मीद से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस समय में भारतीयों को बड़ी उम्मीदें थी कि कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार ने जो संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया है और जिस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार भारतीयों को देने का वादा किया है, कहीं न कहीं भारत में संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण की बात कही गई है। और युद्ध से पूर्व भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया था कि अब वो लोकतंत्र के पक्षधर है। तो भारतीयों को ऐसा लगा और जो शीर्ष नेतृत्व उस समय में थे, दोनों ही दल के जो नेता थे गरमपंथी और नरमपंथी, उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था कि कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के पक्ष में कुछ करेगी। परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद में जो आशा थी उस आशा के अनुरूप भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस युद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में क्या परिणाम हुए या किस प्रकार के दुष्परिणाम हमें जो है इस युद्ध के दरमियान झेलने को मिले। तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था और दोनों ही गरमपंथी और नरमपंथी अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। 1907 में जो सूरत के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ और नरमपंथी और गरमपंथी अलग हुए, वो पुनः 1911 में आकर के एक हो गए। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय में जो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे, जिसमें हम लाल बाल पाल का नाम लेते हैं और भी अन्य क्रांतिकारी, और इस समय में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये भारत ही नहीं विदेशों में भी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो इनका ये तर्क था कि चूँकि अब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार जो है वो उलझी हुई है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठा करके अधिक से अधिक भारतीय युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और इनका जो तरीका था वो तरीका ये था कि ब्रिटिश सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, चाहे हमें हथियारों का प्रयोग करना पड़े, चाहे हमें उग्र आंदोलन का प्रयोग करना पड़े, हम उसी आधार पर उसका विरोध करेंगे।
तो अब जो ये इस विचारधारा के समर्थक थे, इनकी संख्या भारत के अंदर बहुत अधिक बढ़ने लगी थी। और इस समय में पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर जो है वो क्रांतिकारी घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो है वो इन क्रांतिकारियों का अनुसरण कर रहा था। ऐसे समय में देखा जाए तो जो नरमपंथी विचारधारा के जो नेता थे, इन नरमपंथियों का प्रभाव कांग्रेस पर धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा था। और ये भी देखा गया है कि 1919 तक लगभग नरमपंथी जो थे वो कांग्रेस से बाहर होने की स्थिति में आ गए थे और वो कांग्रेस की मुख्य धारा से लगभग बाहर हो गए थे। तो ये जो समय था प्रथम विश्व युद्ध का, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी विचारधारा की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारतीय जनमानस और भारतीय युवा वर्ग जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत सारी योजनाएं बनाने में लगा। और ये जो क्रांतिकारी वर्ग था, ये जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, इसमें कुछ उस समय में जो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिए, जैसे रॉलेट एक्ट लेकर के आए। उस रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा देकर के सभी जगह पर उसका विरोध होने लगा। इसी तरीके से 1919 का अधिनियम वो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाए थे और प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली उस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। परंतु उस अधिनियम के द्वारा भी भारतीय जनमानस को बहुत अधिक संतुष्ट नहीं किया जा सका। इसी बीच में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसने इस आंदोलन को और भी तीव्र गति प्रदान कर दी। तो कुल मिलाकर के क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव जो था वो इस युद्ध के परिणाम के रूप में देखा गया है कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद में इस विचारधारा का भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव स्थापित हो गया। दूसरा प्रभाव हम अगर देखें तो वो आर्थिक प्रभाव जो भारत पर पड़े, तो आर्थिक प्रभावों के अंदर सबसे पहला ये आता है कि भारत को युद्ध के व्यय के रूप में बहुत बड़ी धनराशि चुकानी पड़ी। तो ये तय बात थी कि उस समय में बहुत अधिक संख्या में भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया था और उन सैनिकों के सारे साजो सामान और खाने पीने का, रहने का जो भी खर्चा था वो भारत के कोष से ही खर्च किया जाना था। तो एक अनुमान ये लगाया गया है कि लगभग 12 करोड़ 75 लाख पाउंड की राशि जो है वो भारतीय खजाने से इस सेना के लिए और इस युद्ध के लिए खर्च की गई। तो इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि जो है वो भारत से बाहर गई और भारत के ऊपर जो आर्थिक बोझ था, जो आर्थिक कर्ज था, उस कर्ज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। एक अनुमान के तौर पर ये कहा जाता है कि जहाँ 1914 के अंदर लगभग 431 करोड़ के आसपास भारत पर कर्ज था, वो कर्ज की गणना अगर करें तो 1923 के अंदर वो कर्ज बढ़ कर के 781 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से इस कर्ज के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। तो ये भी भारत के लिए बड़ा बड़ा अशुभ और अशोभनीय जो भारत के लिए परिणाम जो है वो इस प्रथम विश्व युद्ध का पड़ा। इसके अलावा जो किसानों की स्थिति है, उस स्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि कृषि प्रधान भारत के अंदर युद्ध से पहले जो कृषि उत्पाद थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, विदेशों में भी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो भारतीय किसान के द्वारा जिस प्रकार से कृषि कार्य किया जा रहा था और उसका जो कृषकों का जो उत्पादन था, उस उत्पादन की भारी मांग विदेश के अंदर थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग वो डिमांड नगण्य हो गई। पूरा विश्व जो है वो युद्ध की विभीषका के अंदर पूरा ही विश्व शामिल हो गया। तो इसका दुष्परिणाम ये पड़ा कि जो किसानों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा था, उस उत्पादन को बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे और उन उत्पादनों की मांग जो है वो कम होती गई। और किसानों में भी बहुत सारे किसान थे जो खेतिहर मजदूर बन गए और बहुत सारे किसान जो थे वो किसान जो है वो सैनिक के रूप में भी सेवाएं देने के लिए गए। तो इस तरीके से जो भारतीय कृषि तंत्र था वो पूरी तरीके से चौपट हो गया। तो इस युद्ध का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम था कि हमारा जो परंपरागत कृषि उद्योग था, उस कृषि उद्योग को कहीं ना कहीं इस युद्ध ने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। दूसरा, जब किसानों की स्थिति कमज़ोर हुई तो भारत के अंदर कुछ इस प्रकार के जो संगठन थे जिसको हम साम्यवादी विचारधारा कह सकते हैं, तो साम्यवादी और समाजवादी संगठन जो है वो स्थापित होने प्रारंभ हो गए।
और भारत के अंदर एक नई चीज़ जो कहीं न कहीं पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए प्रारंभ हुई, और वो आगे जाकर के भारत के जो ज़मींदार वर्ग थे, जो साहूकार वर्ग थे, उनको जाकर के भी उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया। और ये जो साम्यवादी विचारधारा थी, ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये चाइना से प्रेरित होकर के ये विचारधारा भारत में चल रही थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि साम्यवादी दल ने लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था, और वो किसानों के हित की बात करते हुए केवल ये कहने लगे थे कि बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किसानों का किया जा रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्हीं के प्रभाव में आकर के भारत के अनेक प्रांतों के अंदर किसानों के द्वारा दंगे भी किए गए। तो इस तरीके से भारत में साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के जो दल थे, उनकी स्थापना भी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा एक जो प्रभाव हम देखें कि जिसको हम सकारात्मक रूप में ले सकते हैं, वो प्रभाव था औद्योगिकरण के अंदर वृद्धि हुई। चूँकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय में जो डिमांड थी, उत्पादों की जो डिमांड थी, कुछ जो आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे सूती कपड़ा, वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, इन उद्योगों के अंदर बहुत बेतहाशा वृद्धि हुई। और इसका कारण ये था क्योंकि डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है उसमें लगे हुए जो व्यापारी थे उनको उस समय में 100 से 200 गुना जो है वो मुनाफा मिला। तो इस मुनाफे के कारण एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो पूंजीपति वर्ग के रूप में स्थापित हो गया, परंतु यहाँ पर मजदूरों का भयंकर तरीके से शोषण हुआ। तो समाज के अंदर दो प्रकार के वर्ग, जैसा कि हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर जाते हैं तो कार्ल मार्क्स भी इसी थ्योरी उन्होंने दी थी, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था। तो समाज के अंदर एक पूंजीपति वर्ग हो गया और एक मजदूर वर्ग हो गया। जैसा कि मार्क्स कहता है कि एक शोषक वर्ग हो गया और एक शोषित वर्ग हो गया। तो इस तरीके से समाज के अंदर इन दो वर्गों के बीच में भी भयंकर तरीके का संघर्ष शुरू हो गया। तो ये भारतीय समाज को कहीं न कहीं तोड़ने की स्थिति हम कहते हैं कि जो परंपरागत हमारा सामाजिक ताना बाना था, उसमें कहीं न कहीं टूटने की जो परिस्थितियां बनी वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही बनी। और यही परिणाम, जैसे कहते हैं कि जूट उद्योग में भी बहुत बेतहाशा जो है वृद्धि हुई, और जूट उद्योग में भी बहुत अधिक मुनाफा, यानी जैसे कहते हैं कि 90% तक मुनाफा जूट उद्योग के अंदर व्यापारियों को हुआ। तो इस तरीके से पूंजीपति वर्ग को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और औद्योगिकरण भी तीव्र बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई वैसे वैसे कल कारखाने वगैरह बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स के द्वारा भी स्थापित किए गए, और उसमें कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने भी अपना पैसा लगाना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना एक एक करके भारत में होने लगी। दूसरा, भारत के अंदर जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान देने के लिए बैंकिंग प्रणाली और बीमा प्रणाली को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से बैंकिंग और बीमा जो प्रणालियाँ थी उनके अंदर भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक सकारात्मक प्रभाव ये था कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के कारण औद्योगिकरण की स्थिति हुई और बहुत सारे उद्योग धंधे तीव्रता के साथ स्थापित होने लग गए। इसी तरीके से अगर इसके दुष्परिणाम में हम देखें तो ये वर्ग संघर्ष की जो स्थिति बनी वो भारतीय समाज में प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही बनी। और जैसा कि हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जहां 1916 का जब लखनऊ समझौता हुआ था, और उस लखनऊ समझौते में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गए थे। परंतु यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम लीग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में सम्मिलित हुई थी। उसका एकमात्र कारण ये था कि कई ब्रिटिश सरकार जो है या मित्र राष्ट्र जिसकी तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा था, वो युद्ध की समाप्ति के बाद में तुर्की का विभाजन न कर दे। चूँकि तुर्की जो था वो मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा का निवास था, तो तुर्की के प्रश्न को लेकर के मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में शामिल हुई थी, और ब्रिटिश सरकार ने ये वादा किया था कि वो तुर्की का विभाजन नहीं करेगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तो जब तुर्की का विभाजन हो गया तो मुस्लिम समुदाय के अंदर असंतोष पैदा हो गया, और इस असंतोष के कारण मुस्लिम समुदाय ने खलीफा के नाम पर एक नया आंदोलन प्रारंभ किया था जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तो समाप्ति होने के बाद में जो बड़ी महत्वपूर्ण जो घटना हुई वो घटना ये थी कि भारत के अंदर
असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। ये दोनों ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन थे। और दूसरा महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि युद्ध के समय में उसी दरमियान 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश का दौरा करने के पश्चात उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद के अंदर। और साबरमती आश्रम की स्थापना के बाद में जब उनके सत्याग्रह के प्रयोग सफल होने लगे, चंपारण का किसान आंदोलन, खेड़ा का किसान आंदोलन और अहमदाबाद के मील मजदूरों का जो आंदोलन था, जिसको गांधी जी ने कुशल नेतृत्व दिया, और ये तीनों ही आंदोलन सफल हुए। सफल होने के बाद में गांधी जी भारत के अंदर एक बड़े नेता के रूप में उभरे। और भारतीयों को लगा कि इनका जो हथियार है अहिंसा और सत्याग्रह, इस बड़े हथियार के साथ में अब आगे लड़ना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब क्रांतिकारियों का समय था और क्रांतिकारी विचारधारा प्रबल होती जा रही थी, ऐसे समय में गांधी जी का पदार्पण हुआ। और आगे का जो फेज है, जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कहते हैं, 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय है, इसका नाम भी गांधीवादी युग ही दिया गया है। इसको गांधीयन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम ये भी हुआ कि भारत के अंदर अब नेतृत्व के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की स्थिति में आया। तो इस प्रकार से हम ओवरऑल ये देख सकते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत को बहुत बड़े आर्थिक नुकसान उठाने पड़े। भारत का कृषि उद्योग नष्ट हो गया, खेती और मजदूरों की संख्या बढ़ गई, बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गई, और जो पूंजी की समस्या है जो आर्थिक बोझ था खजाने के ऊपर, वो बहुत अधिक बढ़ गया। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत को बहुत सारे नुकसान, यानी मूल रूप से जो आर्थिक नुकसान थे वो बहुत सारे नुकसान झेलने पड़े। और इन आर्थिक नुकसानों के कारण कहीं न कहीं सामाजिक विघटन की स्थितियां भी पैदा हुई। कहीं कृषक और जमींदारों के बीच में संघर्ष की स्थितियां भी पैदा हुई, कई पूंजीपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष की स्थितियां भी पैदा हुई। तो इस प्रकार से जो भारतीय समाज का ताना बाना था, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन जो है वो इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखने को मिले। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है कि 1919 का जो अधिनियम आया, तो उसमें चेम्सफोर्ड ने जैसा कहा कि अब जो है वो भारतीयों को कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकार इसके द्वारा दिए जाएंगे और उनको विधायिकाओं में जाने के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन उस विधायिकाओं में उनको जब भेजा गया तो उसमें कहीं न कहीं सांप्रदायिक पुट को भी ध्यान में रखा गया। और जो 1909 का एक्ट था, जिसके अनुसार जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था थी और अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था मुस्लिमों को, तो यहाँ पर सिखों को, मुस्लिमों को और अन्य समुदाय को भी जो है वो कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके कारण भारत के अंदर कहीं न कहीं इन समाजों के बीच में भी दूरियां बढ़ी। और इस प्रथम विश्व युद्ध ने कहीं न कहीं भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने का भी बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इसके दुष्परिणाम हुए वो बड़े भीषण दुष्परिणाम हुए। और इन दुष्परिणामों के कारण जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जरूर तेजी पकड़ी। और जितना ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस प्रकार के शोषण किए गए और जो वादे उन्होंने युद्ध से पहले किए थे और उन वादों को युद्ध के समय में उन्होंने पूरा नहीं करने का प्रयास किया, तो इस प्रकार के जो वादे थे उन वादों को कहीं न कहीं जब पूरा नहीं किया गया तो भारतीय जनमानस के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई। और उसी का परिणाम असहयोग आंदोलन देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरीके से शोषण की नीति अपनाई गई, जिस तरीके से भारतीयों के साथ में विश्वासघात किया गया। जबकि शुरू में जब गांधी जी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल होने का आग्रह किया था और बहुत सारे स्थानों पर गांधी जी को भी जो है वो ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे थे, तो इतना सहयोग करने के बाद भी हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और आर्थिक शोषण इतना हुआ कि स्वयं अगर हार्डिंग की बात करें, जो भारत के वायसराय थे हार्डिंग ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय खजाने को इतना लूटा है। और उन्होंने कहा है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आर्थिक शोषण किया गया, उन्होंने जो संज्ञा दी है कि भारत का खून इस तरीके से उन्होंने चूसा कि भारत का जो खून है वो लाल की जगह सफ़ेद हो गया है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत बड़े नुकसान भारत को झेलने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले वीडियो में इससे आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।